अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दिस इज़ बिलाल आज़म और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और आप जितने भी लोग आज इस वीडियो को देखने आए हैं, ऑब्वियसली वो ये देखने आए हैं कि मेरा टोटल एक्सपेंस क्या हुआ था। तो जिन लोगों ने पिछली एपिसोड नहीं देखी हुई वो ज़रूर सीरीज़ को ज़रूर देखें, डायरेक्ट इस एपिसोड को ना देखें। और दूसरा, जिन लोगों ने पूरी सीरीज़ देखी है और वैसे उनको मज़ा आएगा देखने का भी और सुनने का भी। तो मैं इसमें एपिसोड के अंदर अपना टोटल एक्सपेंस और उसका ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो मेरा ओवरऑल पूरा 20 दिन का यहाँ पे ट्रिप रहा, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, क्या अच्छे क्या बुरे, या जो मेरी एज एन ऑब्जर्वर एज ए टूरिस्ट जो मैं आपके साथ नॉर्मली शेयर करता था अपने भी ट्रिप के एंड के ऊपर, वो आपके साथ मैं अपने कमेंट शेयर करता हूँ। नंबर वन आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा कि मेरी जो ओवरऑल 20 डेज़ के अंदर मेरे एक्सपेंसेस कितने हुए टोटल। मैं साथ साथ ही इस दफ़ा लिखता जा रहा था ताकि मुझे आसानी हो। इस वक्त मैं ये बता दूं आपको कि मैं जो कायरो में था वहाँ से मैं आ गया हूँ इनके एयरपोर्ट पे। दो इनके एयरपोर्ट हैं, एक है इनका कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सेकंड जिस एयरपोर्ट में मैं बैठा हूँ इसको कहते हैं स्फिनिक्स एयरपोर्ट। ये बिल्कुल अभी नया लॉन्च हुआ है, बिल्कुल खाली है, कोई इधर आउटलेट नहीं है, एक दो छोटे छोटे से बस वो कॉफ़ी शॉप्स हैं और स्टाफ भी कोई इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। तो बिल्कुल लेटेस्ट अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो जज़ीरा एयरवेज से मैं आया था। मेरी पहले जब मैं लैंड किया था तो मैं कायरो इंटरनेशनल पे लैंड किया था, और अब जब मैं वापस जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ से लिया बिकॉज बिल्कुल ये नया लॉन्च हुआ है तो इसके टैक्सेस वगैरह बड़ा सस्ते थे। फ़्लाइट यहाँ से बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही थी मुझे वापस इस्लामाबाद की। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरा जो ओवरऑल पूरा का पूरा 20 डेज़ का जो ट्रिप हुआ जिसमें सब कुछ शामिल होगा, यानी मैं घर से जब लाहौर से निकला और लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कुवैत, कुवैत से कायरो और फिर पूरा का पूरा इजिप्ट और फिर वापस मैं लाहौर जाने तक का मेरा कितना एक्सपेंस टोटल बना। लाहौर वाला मैंने पहले ही शामिल कर लिया क्योंकि इस्लामाबाद लैंड करूँगा और वो वाला, तो वो सब कुछ डाल के मेरा टोटल जो पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर मेरा जो एक्सपेंस बनता है दैट इज़ 2,70,000 रुपये। ठीक है, और ये मेरा टोटल खर्चा आया है। अब वो कैसे ब्रेकडाउन हुआ है उसमें टिकट अगर आप देखें सबसे बड़ा एक्सपेंस ही इसमें टिकट का है। तो 1,27,700 ये है मेरा एयर टिकट जज़ीरा एयरवेज़ का, इस्लामाबाद से कायरो और कायरो से इस्लामाबाद वाया कुवैत। सेकंड नंबर पे मुझे जो पड़ा वीज़ा पड़ा वो मेरा, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल था। जिसके पास यूएसए का, कनाडा का या जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का वीज़ा होते हैं उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती पाकिस्तान में, वो अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को ही लेकर आ जाए यहाँ पर तो उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है सिर्फ $25, जो कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 7,000 से 7,500 के करीब आपको पड़ जाता है। और लेकिन अगर आप ख़ुद वीज़ा लगा कर आएंगे लाहौर से या इस्लामाबाद या कराची से वीज़ा ट्रॉनिक्स के थ्रू, जो कि TCS की ही एक सर्विस है, वो पहले जो मैंने सुना था वो 15,000 रुपये का था, लेकिन अभी रिसेंटली मेरी एक कोलीग जो है वो रिसेंटली यहीं पर आई हुई थी और उन्होंने बताया कि उनका 30,000 चार्ज किया। आई डोंट नो वो एजेंट के थ्रू लगवाया कैसे किया, लेकिन अब प्राइस इसी के दरमियान है। डेली बेसिस पे आपको पता है डॉलर की वजह से प्राइसेस बढ़ी होती हैं तो फिक्स कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि मेरा तो इतना का लगा है, आप लोग अगर उसके बगैर आएंगे तो शायद आपका ज़्यादा ही लगेगा। उसके बाद फिर मेरी जो मैंने पूरे ट्रिप में कायरो से लेके जितने भी मैं शहर पे रहा, इनके दहाब, शर्म शेख, अलेक्जेंड्रिया और फिर हुरगादा, लक्सर, ये वो जितने भी मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने यूज़ किया है, इनकी बसेस और इनकी उबर या इनकी जितनी भी लोकल वैन्स वगैरह, उसका मेरा टोटल ख़र्चा आया है 38,430, 38,430 रुपीज़। ठीक है जी। और फूड का मेरा 20 डेज़ का जो एक्सपेंस बना है वो है 17,840 रुपीज़। और क्योंकि जो इजिप्ट है पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 चीपेस्ट कंट्री है और दूसरे नंबर पे जो चीपेस्ट कंट्री आता है वो इजिप्ट आता है, और उसकी वजह यही है, आपने मेरे पूरे ट्रिप में देखा कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़रखेज़ मट्टी दी हुई है। खाना वगैरह इधर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और मैंने क्योंकि आधा स्ट्रीट फूड खाया, आधा मैंने जो है वो यानी इनके बड़े बड़े जितने भी वो आउटलेट्स होते थे या बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते थे वो वहाँ पे खाया। उसकी वजह से इनका जो ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि मेरा जो सारा टोटल मिला के मेरा बना 17,840 रुपये। नेक्स्ट बड़ा एक्सपेंस आ जाता है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन में अगर आप देखें तो मेरे ऑलमोस्ट पहले जो 5 दिन कायरो के और फिर 1-2 दिन एंड के अंदर भी मेरे कायरो के अंदर वो मैंने काउच सर्फिंग की। काउच सर्फिंग जो कि आप किसी भी होस्ट के साथ उनके घर में फ्री में रहते हैं, तो वो मैं वहाँ पर रहा, जिसकी वजह से मेरा एक्सपेंस थोड़ा सा कम आया। तो मेरा जो हॉस्टल्स में फिर मैं बाकी जगहों पे रहा, हॉस्टल का जो मेरा ख़र्चा आया वो आया है 20,200 रुपीज़। ये 20 दिन का मेरा खर्चा है। अगर मुझे छोटे शहर थे वहाँ पे भी काउच सर्फिंग अगर मिल जाती तो
शायद ये भी ना होता खर्चा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप काउच सर्फिंग पे सारे जाएं, अपना अकाउंट वगैरह ज़रूर बनाएं। जो भी फॉरेनर्स वगैरह पाकिस्तान आते हैं उनको आप होस्ट करें। अगर आपके पास प्राइवेसी का इशू नहीं है और आपके पास घर में स्पेस है तो ज़रूर आपको ये करना चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट जो सबसे बड़ा एक्सपेंस इजिप्ट में अगर आप आते हैं तो सबसे बड़ा अगर आपका एक्सपेंस होता है तो वो है यहाँ की एंट्रेंस टिकट्स, एक्सकर्जन्स जिसको आप कहते हैं, यानी कि पिरामिड की टिकट, गिज़ा का एरिया की टिकट, लुक्सर, यानी जो भी एंट्रेंस टिकट है वो मेरा लगा है 49,330 रुपीज़, ऑलमोस्ट 50,000 आप समझ लें। और मैं अब आपको मज़े की बात बताऊँ, मज़े की बात यह है कि मैंने यानी गिज़ा पिरामिड की जो टिकट थी, ऑलमोस्ट जो पिरामिड के अंदर में गया था वो 600 इजिप्शियन पाउंड की थी, पाकिस्तानी 6,000 रुपये की। और मैं उस टाइम भी कह रहा था यार ये इतनी महंगी है, ये नहीं होनी चाहिए, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। मतलब ठीक है अंदर बंदे को देखने जाना चाहिए लेकिन इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। 2 दिन बाद मेरी कलीग जब आई है तो मुझे पता चला वो उन्होंने 2 दिन बाद ही दिसंबर के अंदर ही दो दिन के अंदर अंदर उन्होंने 9,000 की कर दी है, यानी 900 इजिप्शियन पाउंड की कर दी है, पाकिस्तानी 9,000 की हो गई है। इसी तरह ये डेली बेसिस पे प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जब आएंगे, अगर आप ये ट्रिप देकर आएंगे तो आपको शायद जो मैंने प्राइसेस बताई हैं स्पेशली जो एंट्रेंस टिकट्स हैं ना वो बढ़ गई होंगी प्राइसेस। मिसलेनियस और कुछ शॉपिंग वगैरह, यानी कि अगर सिम कार्ड मैंने लिया तो वो ऑलमोस्ट 2500 का पड़ा। फिर मैंने जो सवेनियर जिन जिन जगहों पे जाता था, सवेनियर या कॉफ़ी वगैरह हर जगह से मैं ज़रूर बाय करता हूँ, तो इसका मेरा लगा है ऑलमोस्ट सिर्फ 9,000। तो ये सारा ब्रेकडाउन जब आप ऐड करते हैं तो टोटल बन जाता है आपका 2,70,000 रुपये। ठीक है, तो ये है पूरा बैक पैकिंग। अगर आप करते हैं तो बैक पैकिंग करते हैं किसी जगह पे तो आपका ये खर्चा बनता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई इंसान आता है अपनी फैमिली के साथ जैसे आते हैं, या बजट ट्रैवलिंग नहीं करते और हॉस्टल से जाए होटल्स में रहते हैं, काउच सर्फिंग नहीं करते, खाने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो जैसा मैंने लोकल वैन्स पे किया थ्रू आउट। लेकिन आप अगर लोकल वैन्स पे मेरे 5-10 इजिप्शियन पाउंड लगते थे, ऊबर पे आपके 100 प्लस लगते थे, तो इतना फ़र्क आ जाता है आपका। वो अगर करेंगे तो ऑब्वियसली ये 2,70,000 से आपकी गेम चली जाएगी कोई 4 लाख तक ऑलमोस्ट, आप यूँ समझेंगे आपका ये ट्रिप पड़ जाएगा। लेकिन बैक पैकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपके सस्ता पड़ जाएगा। तो ये तो हो गया सारा का सारा एक्सपेंस। नेक्स्ट पोर्शन जो मैं अपनी इस वीडियो का वो आपके साथ अब शेयर करता हूँ कि ओवरऑल जो मेरी सारे के सारे कमेंट्स हैं, जो मेरी समरी है इस पूरे ट्रिप की, या एक तरह की एक छोटी सी मिनी ट्रैवल गाइड है आप सबके लिए कि अगर आप सारे इजिप्ट आएंगे तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इस मुल्क के बारे में। ओके जी, सो नंबर 1 के ऊपर आ जाता है सेफ्टी या सिक्योरिटी। किसी भी मुल्क में आपने जब जाना होता है तो सबसे नंबर 1 पे जो पॉइंट आता है वो आता है कि वो मुल्क कैसा है, सेफ़ है नहीं है, स्पेशली बैक पैकर्स के लिए, स्पेशली सोलो फीमेल्स के लिए जो भी बैक पैकिंग करना चाहती हैं। और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं पाकिस्तान से, शायद कम ही जाती हैं सोलो फीमेल, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में लड़कियां बहुत ज़्यादा सोलो ट्रैवल करती हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जगह कैसी है, तो मैं आपको इसी चीज़ की गारंटी दूंगा कि 20 डेज़ में मैंने इस पूरे मुल्क को बहुत ज़्यादा सेफ़, बहुत ज़्यादा सिक्योर पाया। चोरी चकारी वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। और इवन रात के कभी 2 बज रहे होते थे, कभी रात के 3 भी बज रहे होते थे, जब मेरी बस पहुँचती थी कायरो के अंदर या किसी दूसरे शहर में, मैं आराम से अपने बैग पीछे आगे पहना होता था और मैं चलता हुआ अपने हॉस्टल्स वगैरह में जा रहा होता था, या फ़ोन वगैरह पे भी बड़ा ओपनली बात कर रहा होता था। मुझे कभी भी कोई चीज़ ऐसी चीज़ फील नहीं हुई कि ज़रा भी आपको लगे कि आप जो हैं वो इनसिक्योर हैं, या खुदा न खास्ता कोई आपने वैसे ही लोकल लोगों से पूछा होता है ना कि आप कहीं पे वहाँ जाते हैं तो लोकल लोग भी आपको कहते हैं कि यार ये ना करना, वो ना करना, ध्यान से रहना। तो लोकल लोग भी आपको नहीं कहते कि उनको भी पता उनका मुल्क सेफ़ है। तो ये तो इसमें बड़ी मेन चीज़ है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ जाता है कि आपको व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल इजिप्ट, आपको कब इजिप्ट आना चाहिए। अब क्योंकि इसका पोर्शन अगर आप मैप के ऊपर देखें तो आधा ये एशिया के अंदर है, आधा ये अफ्रीका के अंदर है, और पूरा डेजर्ट एरिया है, सहारा डेजर्ट है, तो ये काफ़ी गर्म इलाका है। तो जैसा कि मैं इस विंटर्स के अंदर ही मैंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया दिसंबर के अंदर, और उस वजह से ये सारा का सारा पूरा जो ये वाले मंथ हैं, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सबसे आइडियल मंथ है अगर आप इधर इजिप्ट को विज़िट करने आते हैं। यानी कि बड़ी ही प्लेजेंट गर्मी, आप यूँ समझ लें प्लेजेंट गर्मी होती है। कायरो में मुझे सर्दी लगी, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं मैंने अपर और ज़रा 1-2 अपनी लेयर्स पहनी हुई हैं, लेकिन बाकी सब शहरों में मैं हाफ स्लीव के साथ था, लेकिन बड़ा ही प्लेजेंट मौसम था। तो ये आप अपने देख सकते हैं।
इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि यहाँ के लोगों का बिहेवियर क्या है, यानी टूवर्ड्स टूरिस्ट कैसा है या आपको फील कैसा होता है ओवरऑल एज एन एक्सपीरियंस। तो बिहेवियर वाइज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट के साथ लोगों का बहुत अच्छा बिहेवियर है, यानी जैसे ही आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे लोग आपको गाइड करते हैं, खुश भी होते हैं जब आप अपने आप को टूरिस्ट बताते हैं। हम जैसे लोग पाकिस्तानी, तो मुझे तो सबसे पहले यही समझते हैं कि शायद हम जो है वो इजिप्शियन ही हैं, वो अरबी में स्टार्ट करते थे, लेकिन फिर जैसे मैं बताता हूँ पाकिस्तान, मुसलमान और मुस्लिम ये वो, तो फिर ज़रा एक अच्छा कनेक्शन हो जाता है, तो बड़े फ्रेंडली लोग हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है वो क्या है, क्या क्या बोलते हैं, और एज अ टूरिस्ट आपको क्या चीज़ फेस करना पड़ती है। जैसा कि चाइना के अंदर मैं गया था तो बहुत ज़्यादा मसला आता था कम्युनिकेशन का, और वो सब कुछ इंग्लिश नहीं आती वहाँ पे लोगों को। अच्छा, यहाँ पे लोकल लोगों की अरबी ज़ुबान भी है, कुछ लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, और इंग्लिश जो है वो जितने भी यंगस्टर्स होंगे जो यूनिवर्सिटी गोइंग होंगे, यानी आप यूँ समझ लें 30 से 40 के दरमियान वाले जो लोग होंगे ना, उनको इंग्लिश आती होगी। तो कभी भी कम्युनिकेशन का कहीं भी इशू हो रहा होता था तो मैं इधर उधर नज़र इधर आगे देख लेता था, कोई यंग बंदा खड़ा हुआ है, उससे हेल्प ले ली और उससे जो है वो कम्युनिकेशन वगैरह हो जाती है, यानी कोई इतना बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। इंग्लिश टूटी फूटी हर एक को आती है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकल लोगों का ड्रेस क्या है, और अगर एज अ टूरिस्ट आपने आना है तो आपने किन कल्चर्स वगैरह को नॉर्म करना है। क्योंकि मैं वैसे ही एक मुस्लिम कंट्री से, तो ऑब्वियसली हमें ये चीज़ें पता होती हैं, लेकिन कुछ लोग फॉरेनर्स होते हैं, नॉन मुस्लिम्स होते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर आना होता है, तो उनको एक थोड़ा सा मुस्लिम कल्चर के अंदर आके उनको एक थोड़ा सा सोच के आना पड़ता है कि यार हमने किस तरह के कपड़े वगैरह यहाँ पर पहने हैं, लोग क्या देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा है कि जो लोकल लोग अपना लिबास पहनते हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो तो पैंट शर्ट पहनते हैं, जो ज़रा ओल्ड एज के लोग हैं वो अपना जो जुब्बा वगैरह होता है खुला अरबी स्टाइल का वो पहनते हैं। फीमेल्स को मैंने जो बड़ा शहर है कायरो, वहाँ पे तो मैंने पैंट और टी शर्ट्स, लेकिन स्कार्फ उनका 99% हर लड़की ने यहाँ पे स्कार्फ लिया होता है, चाहे उसने जीन्स और टी शर्ट भी पहनी हो। और अगर आप जो उनके छोटे शहर में चले जाते हैं तो जो थोड़ा कंजर्वेटिव इलाके हैं वहाँ पे निकाब और बुर्का वगैरह चलता है। बट ऑन द अदर हैंड साइड कोई उस तरह की फोर्सिंग नहीं है। जो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं, स्पेशली जो फॉरेनर वेस्टर्न के लोग आते हैं, वो जो लिबास अपने मुल्क में पहनते हैं वो आपको पता ही है कैसा पहनते हैं, वो यहाँ पे भी आराम से खुला पहनते हैं। तो यानी ओवरऑल यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी उस पॉइंट ऑफ से है कि टूरिस्ट को इजाज़त है कि वो यानी बीचेस वगैरह पे जो भी उनके कपड़े होते हैं वो उसी स्टाइल के अंदर पहनते हैं। वो उनको कोई एटलीस्ट यहाँ पे रोक टोक नहीं है, यानी टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों ने उनको अलाउ किया हुआ है कि ठीक है आप जो मर्ज़ी करें। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये इजिप्ट जो है वो बैकपैकर्स के लिए ट्रैवल करने की जगह है या एक हनीमून वेकेशन स्पॉट या कोई फैमिली की वेकेशन स्पॉट भी है। तो शुरू के जो मेरे थे ऑलमोस्ट कोई पहले 4-5 दिन जब मैं कायरो की गलियों में बाज़ारों में फिर रहा था तो मुझे यही लग रहा था कि यार ये ना एक बैकपैकर की जगह है, क्योंकि बैकपैकर का असल मकसद ये होता है कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करने आता है, उसको हर चीज़ को फैंसी नहीं चाहिए होती। हमें यही होता है कि यार हम हिस्ट्री पढ़ें, जगह घूमें, नया कल्चर देखें, लोगों से मिलें। लेकिन जो एक वेकेशन के पॉइंट ऑफ से बंदा ट्रैवल करता है वो बाकायदा पैसे जोड़ के फैमिली की पूरी तैयारी शारी करके एक ऐसी जगह भी आता है जहाँ पे वो रिलैक्स करना चाहता है। तो बिल्कुल सही है कि जो इजिप्ट है ये दोनों तरह के लोगों के लिए है। जो इनके वेकेशंस वाले स्पॉट हैं, जो हॉलीडे वाले स्पॉट हैं, वो इनका जो जितने भी समुंदर को इनकी जगह लगती हैं, जिसमें नंबर 1 में अगर दूंगा वो मैं दूंगा हुर्गादा को, और नंबर 2 में दूंगा दाहब को, और फिर शर्म शेख, और फिर अलेक्जेंड्रिया। ये अगर जो इनको समुंदर के जो इनके शहर लगते हैं ये सारे ही बड़े ज़बरदस्त हैं। इन जगहों पे आके अपनी फैमिली के साथ बड़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, आपने मेरी पिछले एपिसोड में देखी हैं। सबमरीन है, स्नॉकलिंग है, स्कूबा डाइविंग है, बीच के ऊपर रिजॉर्ट्स हैं कह रहे हैं, वाटर पार्क्स हैं, और यानी अच्छा आपको दोनों तरह के लोगों के लिए इधर चीज़ें हैं, वेकेशन वालों के लिए भी और बैकपैकिंग वालों के लिए भी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा मज़े का है, फूड के ऊपर आ जाते हैं। जो फूड है आल्दो इनकी कुछ काफ़ी ऑथेंटिक डिशें हैं जो कि मज़ेदार भी हैं, लेकिन बहुत कम है। यानी मुझे जो बहुत ज़्यादा इनकी वैरायटी नज़र नहीं आई इनके लोकल फूड के अंदर। बहुत ज़्यादा जो फलाफल खाया जाता है वो तो चलें एक अरब की कॉमन है, वो इनकी जो है वो चीज़ नहीं है। जो इनकी नंबर 1 आइटम है जो सबसे ज़्यादा चलती है वो है फूल। नंबर 2 इनकी जो चलती है वो एक वो जो आप बाज़ार वगैरह में देखेंगे इनका फ़तीरा के नाम से एक वो मिनी पिज़्ज़ा, लोकल पिज़्ज़ा होता है, पैटेज के ऊपर लगा होता है। नंबर 3 इनका एक मिलता है होश, वो कीमे वाली टिक्की टाइप। इसके अलावा जिसको इनको सबसे ज़्यादा प्राउड है अपनी आइटम के ऊपर वो है कुशेरी। कुशेरी जो है आपको हर जगह पे इनकी मिलेगी, और वो आपने मेरी वीडियोस में देखा है। वाइट कलर के चावल भी हैं, उसमें सवैयाँ भी हैं, उसमें मैकरोनी नूडल्स भी हैं, उसमें मसर भी हैं, उसमें ब्राउन कलर का प्याज भी है, चने भी हैं, और फिर खट्टा वगैरह मीठा डाल के कुछ टमाटो वगैरह डाल के एक मिक्सचर सा कुछ बनाते हैं, और इसको कहा जाता है कुशेरी।
तो ये सबसे ज़्यादा इनकी जो पूरे मिस्र के अंदर जिस भी शहर में चले जाएँ आपको ये ज़रूर मिलेगी, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है और काफ़ी हैवी यानी उसके अंदर आपको खाने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जिस टाइम पे अभी मैं विज़िट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसा कि हमारे मुल्क में भी इस वक्त इकोनॉमी के हालात बहुत ज़्यादा बुरे चल रहे हैं, डॉलर दिन ब दिन कभी जंपे मारते 10 रुपये ऊपर 50 रुपये नीचे, सेम इनका भी इधर ऐसे ही हो रहा है, और इनको भी डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपने अगर यहाँ पे आके करेंसी वगैरह एक्सचेंज करानी है तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेट मिलेंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो बैंक रेट जो है वो ऑलमोस्ट $1 इज़ इक्वल टू 30 इजिप्शियन पाउंड है। लेकिन अगर आपको बहुत लोग अप्रोच करेंगे, यहाँ पे टूर गाइड अप्रोच करेंगे, आपको स्टूडेंट्स वगैरह अप्रोच करेंगे कि यार ये डॉलर्स प्लीज़ हमें दे दें, यानी लोग डॉलर्स को इकट्ठा करना चाहते हैं। अब जो डॉलर्स को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको बड़ा हाई रेट देते हैं, यानी आपको उल्टा फ़ायदा देते हैं। कई लोग 40 की भी ऑफ़र करते हैं, कई लोग 50 की भी ऑफ़र करते हैं। लेकिन मैं यहाँ आने से पहले इसके ऊपर सर्च करके आया था कि काफ़ी, और मुझे कुछ लोगों ने बताया भी कि ये बहुत इलीगल है इस तरह करना, और अगर खुदा ना खास्ता कोई पकड़ा जाता है और इनके लोग बीच में इस तरह मिले भी होते हैं जो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं या किसी टूरिस्ट को देख रहे होते हैं, तो उसको कोई जिसको 3 महीने की जेल, किसी को 4 महीने की जेल, ये इस तरह का इधर सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो खैर मुझे कोई 33 रुपीज़ के करीब ही मिला, और वो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ही अरेंज करके दिए, और वो $1 इज़ इक्वल टू कोई 33 के करीब आप यूँ समझ लें मुझे पड़ा। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इशू है, यानी अगर आपने डॉलर ख़रीदना है फॉर एग्जांपल तो वो नहीं आपको मिलता यहाँ पर, सिर्फ आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, और वो डिफरेंट रेट है, बहुत ज़्यादा वेग मिला है मुझे। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ओवरऑल इजिप्ट जो है वो चीप है या एक्सपेंसिव कंट्री है, तो आपने ओवरऑल देखा ही है कि बिल्कुल पाकिस्तान के लेवल का ही है, चीप कंट्री है, एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है। ऑब्वियसली 5 स्टार वाली जगहों पे महंगे महंगे कैफ़ों में आप जाएंगे तो ऑब्वियसली महंगी चीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ये एक बिल्कुल ही मुनासिब कंट्री है, और स्पेशली जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी वाइज भी, उनकी प्राइस वगैरह भी आप देखते हैं तो यानी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, नॉर्मली है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इजिप्ट में आपने किसी भी टूरिस्ट साइट पे जाना है या एक्सकर्जन्स पे जाना है तो वहाँ पे जो है ना आपके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन फेस आप कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि आपके पास हमेशा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड होना चाहिए, वीज़ा या मास्टर का, ताकि आपकी पेमेंट हो सके। वहाँ पे आप कैश बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, अगर आप कार्ड नहीं लेकर आते तो आप किसी जगह पे एंटर नहीं हो सकते, तो कार्ड आपने ज़रूर लेकर आना है तभी आपकी एंट्री होती है। और अगर आप इजिप्ट आते हैं और आप स्टूडेंट हैं या कहीं पे आपने कोई ऑनलाइन एडमिशन कोई लिया हुआ या कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो अपने साथ स्टूडेंट कार्ड ज़रूर लेकर आएँ। जितनी भी एंट्रेंस की जगह हैं वहाँ पे टिकटें क्योंकि बहुत महंगी हैं, तो स्टूडेंट की जो है वो हाफ़ टिकट्स होती हैं। और एक और चीज़ भी इन्होंने लिख के लगाई हुई है कि अगर आपको अरबी आती है और आप किसी अरब रीजन से हैं तो भी आपको 50% ये दे देते हैं। तो अक्सर वो मुझे देख के कहते थे यार अरबी बोल के दिखा दो तो हम तुम्हें 50% दे देते मेरी जो है ना वो 2-4 गिनती के बाद जाके मेरी अरबी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी ज़हन में रखना है कि आपके पास US डॉलर की करेंसी भी ज़रूर होनी चाहिए। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको US डॉलर को कैश में भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, और ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं ट्रेन की टिकट लेने गया। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पर करना था तो मैंने इसलिए इतनी महंगी टिकट ली, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इनके ट्रेन में सफ़र करने का। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो लोकल वैन्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। फिर इनकी जो अच्छी जो सर्विस है वो है गो बस की। गो बस जो है इनकी ऑनलाइन टिकटें भी अवेलेबल होती हैं, टूरिस्ट और हो या चाहे लोकल हो, सेम प्राइस है हर एक के लिए। हर शहर में इनके जो हैं वो टर्मिनल्स वगैरह बने हुए हैं, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप गो बस से ही के थ्रू ही इंटरसिटी जो आपने ट्रैवल करना है वो आप इन्हीं के थ्रू करें। और ट्रेन का ट्रैवल मैं मना करूँगा कि ट्रेन का ट्रैवल कोई भी ना करे, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। स्लो भी ट्रेन बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, और महंगी इतनी ज़्यादा है कि उसमें उन्होंने टूरिस्ट की प्राइस अलग रखी हुई है और लोकल इजिप्शियन की भी प्राइस अलग रखी हुई है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप शायद कोई जो है ना टूरिस्ट एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जैसे कोई एंट्रीज फेस होती है ये चीज़। तो मैं आ गया हूँ प्लेन के अंदर, अच्छा भला वहाँ पे आपसे टॉक कर रहा था, लेकिन मसला ये हुआ कि एज़ यूजुअल कैमरा जब वीडियो बना रहा हो तो यहाँ पे आके रोक दिया जाता है। तो यहाँ पे भी मेरी वीडियो बना रहा था, पुलिस आके उन्होंने मुझे रोक दिया, मुझे वहीं पे अपनी वीडियो बंद करनी पड़ी है। तो अब प्लेन में आ गया हूँ, कुवैत में मेरा ट्रांजिट होगा। अगर वहाँ पे थोड़ा टाइम मिला तो वहाँ पे आपके साथ बाकी बातें शेयर कर दूँगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान पहुँच के बाकी बातें शेयर करूँगा। तो अभी बस बोर्डिंग हो रही है, बैठते हैं, लोग बैठ रहे हैं इसके जहाज़ के अंदर, तो नींद भी काफ़ी आ रही है। कुछ आखिरी 2-3 पॉइंट रह गए हैं, बाकी आपसे मिलता हूँ आगे। और जी कुवैत तो पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पे फ़्लाइट हमारी ज़रा लेट पहुँची है, इसकी वजह से भी यहाँ पे तो आपसे मुलाकात नहीं हो सकती है। पाकिस्तान जाके हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे।
फाइनली इस्लामाबाद एयरपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह बैक इन पाकिस्तान। और सुबह 4:30 बजे टाइमली पहुंचा दिया फ़्लाइट ने। तो कुवैत में भी टाइम नहीं मिल सका था। अभी बस पैकेज पकड़ते हैं और फिर मैंने सीधा बाहर निकलती देखनी है लाहौर की बस। बाहर बहुत ज़्यादा आई थिंक फोग होगी, लेट्स सी फोग होती है आजकल या नहीं, और फिर देखते हैं कि क्या बनता है इसमें। ऑल राइट जी, फाइनली तो नाज़रीन अब पहुँच गया हूँ पाकिस्तान और इस्लामाबाद से ट्रैवल करके लाहौर भी आ गया हूँ। तो सीन यही है कि 2-3 पॉइंट्स बस रह गए थे और वो उनमें मेन पॉइंट यही था कि यार यहाँ पे मिस्र के अंदर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इशू है, और यही बताना था पॉइंट। और यही मेरे साथ सीन हो गया एयरपोर्ट के ऊपर कि मैं वीडियो बना रहा था और बार बार मैं देख रहा था कि पुलिस के 2-3 लोग जो हैं वो मेरे कैमरे के पीछे से गुजर रहे थे और देख रहे थे मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फिर कैमरा बंद करने के बाद उन लोगों ने कहा जी अब मुझे पूरा रिव्यू करवाओ कि जो तुम उस वक्त से ये पिछले आधे घंटे से वीडियो बना रहे थे इसमें क्या कह रहे हो और हमारे मुल्क के बारे में तुमने इसके अंदर क्या कहा है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन वहाँ पे खड़ी हो गई। फिर मैंने किसी को ऊंची आवाज़ में कॉल की कि यार किसी को इंग्लिश आती है तो काइंडली इनको एक्सप्लेन करो कि मैं ये इस तरह अपने टूर्स की डिटेल्स वगैरह बता रहा हूँ। तो फिर जिसको इंग्लिश आती थी उसने थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर दिया। एनीवेज तो ये ओवरऑल पूरा मेरा जिप का ट्रिप था। और जो लास्ट पॉइंट मैं कहूँगा वो यही है कि यार बहुत ज़्यादा इजिप्ट में जाने से पहले भी मुझे लोगों ने ये बताया था कि यार यहाँ पे झूठ और फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, और जो पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया आई थिंक इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। नॉर्मली जिस तरह मुझे खाने के रेट्स के ऊपर भी कोई चीज़ लेते हुए भी ऐसे ही होता था कि जब वो रेट्स वगैरह आपको बताते हैं तो वो एकदम आपको लगता है यार ये इतना सस्ता बता रहा है इसी से ले लेते हैं। लेकिन 1-2 जगहों के ऊपर मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया हुआ था, मैंने फिर जान के उससे लिखवाया कि यार ये यहाँ पे तुम लिखो। स्पेशली 1-2 किस्तों पहले अगर आप देखें मेरे खाने के साथ ना, मैंने कहा यार तू अब लिख कितने का। उसने मुझे लिख के बताया इतने पैसे, ताकि मैं देखूँ ये बाद में मुकरता है या नहीं मुकरता। और वो वही हुआ कि उसने बाद में भी वो मुकरा। तो ये वाली चीज़ पूरे इजिप्ट में आपको कहीं ना कहीं नज़र आती है। आई थिंक इसमें अगर लोग इस वीडियो को देख रहे हों, लोगों को आपस में जितना इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आएगी कि यार हमें नहीं करना चाहिए। बाहर की दुनिया में बड़ा गंदा मैसेज आता है, टूरिज़्म इतना ज़्यादा आता है लेकिन वो चीज़ आपको बहुत बुरी इफ़ेक्ट करती है अल्टीमेटली। तो ये था मेरा पूरा ओवरऑल इजिप्ट का ट्रिप और इसकी छोटी सी समरी। वापस मैं आ गया पाकिस्तान, अभी सर्दियाँ ही चल रही हैं तो देखते हैं कि क्या करना है मुझे इन सर्दियों के अंदर। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद सर्दियों के अंदर प्लान करना। हो सकता है मैं किसी मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर ही दोबारा कोई ट्रैवल करूँ, या हो सकता है मैं 2-3 महीने आगे क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है तो थोड़ा सा सुकून करूँ पाकिस्तान के अंदर ही, अपने बिज़नेस को थोड़ा सा टाइम दूँ, और हो सकता है फिर हम रमज़ान के बाद कहीं निकलेंगे। तो देखते रहे बीइंग अ ट्रैवलर। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और जब तक मैं अपनी नई वीडियोज़ नहीं शेयर करता तो पिछली सीरीज़ ज़रूर देख लिया करें। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।